नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्य सरकार ने 5 विधायकों को बनाया प्रवक्ता। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव का नाम हुआ शामिल। भिलाई के जनसमर्पण रक्तदान संगठन द्वारा बालाजी ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। भूपेश सरकार के 2.5 साल के वादा खिलाफी के विरोध में गंजपारा सदर मंडल द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। चौदह जून अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय दुर्ग में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार ने अपने 5 विधायकों को प्रवक्ता बनाया है। ये प्रवक्ता राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। शनिवार को इस मामले की औपचारिक घोषणा हुई है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का भी प्रवक्ता के तौर पर नाम था। नया दायित्व मिलने पर भिलाई नगर वरिष्ठ कांग्रेसी और पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने बधाई दी। प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ऐसे युवा को चुना और भरोसा जताया कि ताकि वो प्रदेश में पूरे कांग्रेस के कार्यक्रम को, कांग्रेस के योजनाओं को, कांग्रेस के लाभप्रद योजनाओं को सभी को पूरे प्रदेश में आम जनता को, सभी लोगों को जानकारी दे सके। उन्होंने इस कारण से माननीय देवेंद्र यादव पर उम्मीद और विश्वास जताया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी एवं प्रदेश अध्यक्ष को देता हूं। उनको देवेंद्र यादव जी की नियुक्ति से कांग्रेस की और विकास होगा और तरक्की होगा और प्रचार प्रसार होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ और देवेंद्र यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। 14 जून को अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के अवसर पर भिलाई के जनसमर्पण रक्तदान संगठन छत्तीसगढ़ द्वारा बालाजी ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 14 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस मनाया जाता है और लगभग सभी संस्थाएं इस दिन कहीं न कहीं किसी न किसी रक्तदान कोष में अपने पदाधिकारियों एवं आम जनमानस को जागरूक करते हुए रक्तदान करवाती है। इसी तारतम्य में अंतर्राष्ट्रीय जनसमर्पण रक्तदान संगठन के द्वारा मिलकर रामनगर बालाजी ब्लड बैंक में रक्तदान किया गया। इस रक्त कोष में लगभग 100 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें इस संस्था के पदाधिकारियों सहित आम जनमानस में उत्सुकता पूर्वक सुबह से ही रक्तदान करने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराते नजर आए। रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस शिविर में छावनी थाना प्रभारी गोपाल वैष्णव ने भी रक्तदान किया और एक 54 वर्ष की महिला ने भी रक्तदान किया। आज विश्व रक्तदान दिवस है। बालाजी ब्लड बैंक के द्वारा आज ये आयोजन किया गया। हर साल इनके द्वारा किया जाता है और मैं भी आज यहाँ रक्तदान करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और मैं जनरली करता रहता हूँ रक्तदान। और रक्तदान करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे वास्तव में शरीर का शुद्धिकरण होता है और ख़ास करके एक टेंडेंसी कि ये ब्लड देने से कुछ ऐसा आदमी वीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है और हर स्वस्थ आदमी को रक्तदान करना चाहिए। क्या कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो वास्तव में जिनको हमेशा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और एक ब्लड बैंक होने से इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। तो मेरी लोगों से भी अपील है कि वो रक्तदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और स्वस्थ हों तो बिल्कुल रक्तदान करें। इसमें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी कष्ट नहीं है। आज 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हमारे जन समर्पण रक्तदान संगठन के द्वारा अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता द्वारा आज बालाजी ब्लड बैंक रामनगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारा 10 बजे से सुबह शाम 5 बजे तक का समय है और हमारा टारगेट आज का है कम से कम 100 यूनिट ब्लड डोनेशन करवाने का है और अभी 3 बज चुके हैं और अभी तक हमारा 50 यूनिट डोनेशन हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आंटी जी जोमी बॉस जी, जिनकी उम्र लगभग 54 वर्ष की है, उन्होंने भी आज के दिन लोगों को संदेश दिया है रक्तदान कर कि
हमें जन सेवा के साथ साथ लोगों की मदद करनी चाहिए और लोगों को एक प्रेरणा के रूप में आंटी जी ने आज इस उम्र में रक्तदान कर बहुत ही अच्छा संदेश दिया है और सभी को रक्तदान करना चाहिए। बालाजी ब्लड डोनेट आज, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज रक्तदान दिवस है और बालाजी ग्रुप के द्वारा ये आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें अभी तक 50 से ज़्यादा लोग यहाँ पर ब्लड अभी तक दे चुके हैं और इन्होंने बहुत सारी जानकारी यहाँ पर दी कि ब्लड किनको देना चाहिए और किनको नहीं देना चाहिए, वैक्सीनेशन के बाद आप कितने दिन बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और पिछले 5 वर्षों से इन लोग ये कार्य को निरंतर कर रहे हैं और आगे भी हम सबका सहयोग है और कामना है कि आगे ये कार्य को निरंतर रखें। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग भाजपा गंजपारा मंडल पदाधिकारियों द्वारा वार्ड में सेवा अभियान के तहत लोगों से मुलाकात कर राज्य सरकार के द्वारा किए गए वादों की जानकारी ली। वहीं भूपेश सरकार के 2.5 साल के वादा खिलाफी के विरोध में गंजपारा सदर मंडल द्वारा शक्ति केंद्र स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र की मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर दुर्ग जिला भाजपा द्वारा विभिन्न सेवा भाव कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत सोमवार को गंजपारा मंडल पदाधिकारियों द्वारा दुर्ग के संतराबाड़ी व गायत्री मंदिर वार्ड के लोगों से राज्य सरकार के द्वारा किए गए वादों के साथ ही बेरोजगारी, शराबबंदी मुद्दों को लेकर जानकारी ली और साथ ही आगामी समय में भाजपा सरकार को वापस लाने लोगों को जागरूक अभियान चलाते हुए भाजपा मंडल पदाधिकारियों ने दौरा किया और राज्य सरकार के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। इस संबंध में मंडल पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। 2.5 साल का जो कार्यकाल था भूपेश सरकार का, उसके लिए जनता बहुत आक्रोशित है और हमारे एक नैतिक दायित्व बनता है कि भूपेश सरकार के जो कारनामे हैं, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में दिया था, उसको उजागर करना कि उन्होंने क्या क्या वादा किया था और क्या क्या नहीं किया। और हमारे ताज्जुब हो रहा है कि हर इंसान, हर महिला, हर बुजुर्ग इनसे त्रस्त है। जो वादा किया गया था भत्ते का, पेंशन का, शराबबंदी का, उसके लिए बहुत ज़्यादा आक्रोशित है पूरी जनता। इसलिए हम लोग वार्ड नंबर 25 और वार्ड नंबर 26 में नगर भ्रमण करके सबको जागरूक कर रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा वादा नहीं हुआ और उनको पहले से ही मालूम है कि ऐसा ऐसा वादा नहीं हुआ है। ये भूपेश सरकार की नाकामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है कि कोई दल नहीं, पूरी जनता उनका विरोध कर रही है। ये जो सरकार 2.5 साल इन्होंने जो कारनामे किए हैं, लोगों को जो बेवकूफ़ बनाया है, सबसे बड़ी बात है बेरोजगार। आज छत्तीसगढ़ में इतने बेरोजगार घूम रहे हैं कि उन्होंने जब अपने घोषणा पत्र में कहा था कि लाखों नौकरियां निकालेंगे, आज एक को भी ना नौकरी मिल रही, ना एक को भी भत्ता मिल रहा है। और कहा था कि जिसके घर में जिसकी छत नहीं है उसको मकान दिया जाएगा, जो कब्जाधारी है उसको पट्टा दिया जाएगा। यहाँ तक बेरोजगार आज पट्टा वाला भी है, वही बेरोजगार आज पूरे छत्तीसगढ़ में पिसा रहा है। ये आवाज़ ये ऊपर तक जाएगी और आने वाला जो 2.5 साल बचा है उसके बाद ये पूरे बेरोजगार मिलके इस सरकार को जरूर बताएंगे। ये बहुत दुख की बात है कि आज बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। ये कारण क्या है? आपने खाली घोषणा पत्र में घोषणा की है, किसी बेरोजगार को ना भत्ता मिला ना काम मिला। 14 जून को अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एवं सूफी सत्संग पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में जिला चिकित्सालय दुर्ग में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 14 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस मनाया जाता है और लगभग सभी संस्थाएं इस दिन कहीं न कहीं किसी न किसी रक्तदान कोष में अपने पदाधिकारियों एवं आम जनमानस को जागरूक करते हुए रक्तदान करवाती है। इसी तारतम्य में अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एवं सूफी सत्संग पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा मिलकर जिला चिकित्सालय दुर्ग के रक्त कोष में लगभग 100 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें दोनों ही संस्थाओं के पदाधिकारियों सहित आम जनमानस में उत्सुकता पूर्वक सुबह से ही रक्तदान करने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराते नजर आए। रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। रविवार की रात निगम पानी टंकी मजार के पास पिकअप वाहन ने एक गाय को ठोकर मार दी। मौके पर ही गाय की मौत हो गई। वहां मौजूदा लोगों ने इसकी जानकारी तत्काल छावनी थाना को दी। गौ सेवा संगठन के अरविंद सिंह ने पुलिस को जानकारी दी। ऐसा बताया जा रहा है कि ये पिकअप वाहन काले तेल का सप्लाई करती है। इस तरह के पिकअप वाहन से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे तेज रफ्तार पिकअप वाहन से रविवार की रात को एक गाय की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में पशु क्रूरता अधिनियम की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। अन्य जांच के बाद धारा जुड़ने की बात कही गई है। मैं रात को 9 बजे खाना खा के टहल रहा था मेट्रो रोड स्टैंड के पास। अचानक से मुझे आवाज़ आया धड़ाम से
तो मैं जाके पास में जाके देखा तो एक नंदी बैल को एक छोटा हाथी ने ठोकर मारा था। वो पावर उसकी तरफ से आ रहा था और कम से कम 80 से 90 की स्पीड में था वो, और ऑन द स्पॉट वो गाय वहाँ पर ख़त्म हो गया। और हम लोग तुरंत वहाँ पर डॉक्टर को फ़ोन किए, पुलिस को फ़ोन किए, तब तक हमारे लड़के आगे जाके ऑटो वाले छोटा हाथी वाले को पकड़ लिए थे। लगभग 9:15 में मैं सुपेला से पावर हाउस की ओर आ रहा था, तो चंद मज़ार के आगे देखा एक टाटा एस एक नंदी बाबा को जोर ठोकर मारी, जिसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। तो मैं वहाँ जाके देखा तो सोचा डॉक्टर को बुलाऊं, वहाँ मगर डॉक्टर मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर को बुलाना संभव था। तो वहाँ 1-2 जन मेरे सहयोगी मुझे मिले जो उस घटना को देखे थे, है ना। इनका नाम है कमल और भाई हमारे विमल। तो हमने इन दोनों की सहयोग से पुलिस थाने में फ़ोन लगाया और बुलाया, और पुलिस की सहयोग से वो ड्राइवर को और गाड़ी को छावनी थाने में लाके खड़ा करवाया और उनके नाम से FIR करवाई, जो कि गाड़ी अभी आपके सामने खड़ी है और नंदी बाबा की मृत्यु हो चुकी है। और गाड़ी की रफ्तार करीब 70 से 80 की स्पीड थी और गाड़ी चालक नशे में भी था हमने जब उसको पकड़ा था। क्योंकि सर्कुलर मार्केट के रहने वाले हैं और उन्होंने कल कंप्लेंट ये की है कि कल रात को 9:15 बजे के आसपास की बात है, एक टाटा एस मेटाडोर गाड़ी है जो कि पावर हाउस से दूर की ओर जा रही थी और जिसका नंबर CG 050978 है। और वो गाड़ी सुपेला में के पहले जो मेटाडोर बस स्टैंड है जी रोड में, वहाँ पर उस गाड़ी ने टाटा एस ने एक बैल को बहुत तेज़ी से लापरवाही पूर्वक टक्कर मारी और जिससे बैल ख़त्म हो गया। और जैसे ही पता चला पेट्रोलिंग पार्टी को तुरंत उसको राउंड अप करके मेटाडोर वाले को पकड़ा गया और उसके खिलाफ में पुलिस ने धारा 279 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है, ड्राइवर की गिरफ्तारी हो चुकी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility.
today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग इंदिरा मार्केट में यूनिसेफ निर्माण को लेकर स्थानीय सब्जी व्यापारियों में दहशत का माहौल नजर आया। स्तरहीन कार्य को आदेश मिलते ही निगम टीम ने कॉलम को तोड़कर कार्य का लिया जायजा। दुर्ग शहर के हृदय स्थल पर स्थित इंदिरा मार्केट, जहां सबसे ज्यादा भीड़-भाड़ होने के साथ ही यहां पर फैली अव्यवस्था को दूर करने दुर्ग नगर निगम द्वारा यूनिसेफ शेड निर्माण कर स्थानीय सब्जी विक्रेताओं को राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहा था, जिसका ठेका लगभग 66 लाख की राशि से दिया गया। मगर निगम की अनदेखी व ढिलाई के चलते ठेकेदार जैसा चाहे वैसा काम कर अपना पल्ला झाड़ रहा है, जिसके चलते स्थानीय सब्जी व्यवसायी दहशत में नजर आए और हो रहे कार्य पर कई प्रश्न चिन्ह लगा बैठे हैं, जिसका सही जवाब ना तो निगम के जिम्मेदार अधिकारी दे पा रहे हैं और न ही कोई भी ठेकेदार। गौरतलब है कि वर्षों पुराना इंदिरा मार्केट सब्जी बाजार अपने नए स्वरूप में जनता के लिए अधिक सुविधाजनक बनाए जाने को लेकर मार्केट से पूरा शेड हटवाकर धूप, बारिश व गंदगी से निजात दिलाने की कवायद की जा रही है, जिसका निर्माण अब तक अधर में होने के साथ ही स्तरहीनता की कमी के चलते संदेह के घेरे में आ खड़ा हुआ है। इस संबंध में न्यूज टीम को सब्जी विक्रेताओं सहित नगर निगम के अधिकारी मोहनपुरी गोस्वामी, लोक कर्म विभाग प्रभारी अब्दुल गनी व भाजपा नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा व कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद मदन जैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। से बने नहीं है, न लोहा ठिकाना नहीं है, न कोई ठिकाना नहीं है। कभी भी वो लोहा लगा थे, ना वेल्डिंग करा थे, ना तो गिरे भी डर है, बहुत हादसा भी डर है। अब मतलब कब तक से अभी हमारा नान बाल बच्चा लेके महीना घर में बोले भला बता 12 जन 13 जन होतन, एक पैसा वाला लड़का मन लुलुआ थे, सियान मन लुलुआ थन। अब 1 महीना 2 महीना बढ़ी के 3 महीना हो गए भला बता, अभी कोई ये नहीं है। अब पानी बरसात के दिन आ गए, अब कहाँ बैठ बोले भला बता। हमारा जो यूनिट शेड का काम है, हम एक यूनिट शेड सिंगल उसमें लगाने जा रहे हैं, जिसका लगभग 67 लाख रुपए की एक निविदा हुई थी हमारी। उस निविदा को यहाँ के फर्म में ली है, उसका काम चालू है। समय समय पर हमारे अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लो जिस टेंडर का हमने 67 लाख का टेंडर करा है और उसके शेड्यूल है, उसके नाम्स हैं, उसकी पूरी ड्राइंग डिजाइन सब चीज़ें अप्रूव्ड है, उसके बाद ही कोई एग्रीमेंट होता है। उनके पीरियड में कुछ सामग्री की अनुपलब्धता के कारण से उसमें जो उन्होंने परिवर्तन किया है, तो उसका परीक्षण करने के लिए जो हमारा आर्किटेक्ट है उन्हीं को निर्देशित किया गया है। उसकी इसीलिए वो एक जो फाउंडेशन है उसको डिसमेंटल किया गया है, ताकि उसकी गुणवत्ता जो हमारा स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है उसको सुनिश्चित किया जा सके, उसके बाद ही उस पर निर्णय लिया जाए। डिसमेंटल करने के बाद जो पाया गया, किस तरह की गुणवत्ता पाई गई? इसका परीक्षण नहीं हुआ है। अच्छा, डिसमेंटल हुआ है, इसका परीक्षण करना शेष है। सर, ये जो शेड निर्माण है, औसत हाइट उसकी हमारी आएगी, मतलब रिज की हाइट ज़्यादा आएगी और जो कॉर्नर में उसकी हाइट कम होगी। औसत हाइट हमारी जो है 5.5 मीटर के आसपास होगी। जो हमारे बीम्स आ रहे हैं वो 7 मीटर की हाइट होगी उसकी, और किनारे में जो होगा उसका स्लोप मिला के 1 मीटर हाइट उसकी कम आएगी, लगभग 5.5-6 मीटर की हाइट आएगी। निरीक्षण करने पर पता चला ये टेंडर करीब 62 लाख रुपए का टेंडर है और 25% बिलों में किसी ठेकेदार ने लिए और कार्यावधि इसकी थी केवल 2 महीने, तो करीब 3.5 महीने हो चुके हैं, काम पूरा हुआ नहीं। और इसके बावजूद जो काम आज आँख से देखने को मिला उसमें मिली भगत लगती है ठेकेदारों की, अधिकारियों के साथ या विभाग के अधिकारी के साथ। अगर ये शेड पूरे लग जाते अगर देखने के पहले, तो शहर के कई लोगों की जान आफत में आ सकती।
स्थानीय सब्जी व्यवसायियों ने ये बताया था कि वहाँ प्लेट के ऊपर हीट की जा रही है। सामान्यतः जैसे ऐसे सेट जहाँ भी खड़ा होता है और जितना बड़ा ये स्ट्रक्चर है उस तरीके से केवल ऊपर बोल्ट में वेल्ड करके औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। हम इनके तकनीकी विशेषज्ञों को बुलाएंगे। दूसरा विषय ये है कि यहाँ गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहा है। एक सेट को तोड़ के देखा गया है और उसमें यह मालूम पड़ रहा है कि बोल्ट केवल ऊपर लगा दिया गया है। कहाँ है आखिर नगर निगम के तकनीकी अधिकारी? अगर महापौर अनुभवहीन हैं तो हमारे तकनीकी अधिकारियों को तो ध्यान देना चाहिए। महापौर जी तो केवल विधायक के साथ घूमने और वाहवाही लूटने में व्यस्त रहते हैं। वो आते हैं यहाँ सब्जी व्यवसायियों को झूठा आश्वासन देते हैं। मैं पूछता हूँ निगम का अमला 3 माह कहाँ सोता रहा? जब लॉकडाउन लगा रहा तब इस भीड़ भड़क्के वाले मुख्य बाजार के काम को हमको कर लेना चाहिए था। इस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। हम इसकी जांच कराएंगे और अगर संतुष्ट नहीं हुआ भारतीय पार्षद दल इसके लिए उग्र आंदोलन करेगी और इसकी जांच की मांग करेगी। फुटकर व्यवसायियों को 2 वर्षों से दुकान का आवंटन नहीं होने के मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नगर निगम का घेराव किया और चक्का जाम की चेतावनी दी। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर रोड कमला कॉलेज के समीप निर्मित दुकानों के लगभग 2 वर्षों में भी आवंटन नहीं होने को लेकर फुटकर व्यापारियों के साथ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने नगर निगम का घेराव किया और 10 दिनों के भीतर दुकानों का आवंटन नहीं होने पर भूख हड़ताल कर चक्का जाम करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि दुर्ग आवंटन की नोटिस को लेकर अधिकारी और महापौर अलग अलग बात कर रहे हैं। महापौर 12 व्यापारियों को नोटिस जारी होने की बात कह रही है तो वहीं अधिकारी 23 व्यापारियों को नोटिस देने की बात कह रहे हैं, जो अपने आप में विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। योजना के तहत कमला कॉलेज स्थित दुकानें बनाई गई थी, जहां पे 23 दुकानें वहां पे जो पहले फुटकर व्यापारी थे उनको दी गई थी। 23 लोगों को वहां पे दुकानों की नोटिस है। आज दूसरा साल होने जा रहा है कि 2 साल हो गए वहां दुकानों के निर्माण कार्य अभी तक के दुकान पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ शटर लगाना उस दुकानों में बचा है। 2 साल से लगातार वहाँ के फुटकर व्यापारी, वैसे भी जो कोरोना काल में आप सभी को पता है कि कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित हुए होंगे तो वो फुटकर व्यापारी होंगे। जो निचले स्तर के जो हमारे व्यापारी हैं उनको सबसे ज़्यादा तकलीफें हुई हैं। 2 साल में 5 बार या महापौर जी से, यहाँ के निगम आयुक्त, संबंधित अधिकारियों से मिल चुके हैं। इन्हें सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। बड़ी गजब की बात है इस दुकान में, इस नोटिस में, कि जब यह फुटकर व्यापारी अधिकारियों से मिलते हैं तो अधिकारी बोलते हैं हमारे पास 23 लोगों की नोटिस है। जब यह महापौर जी से मिलते हैं तो महापौर जी बोलते हैं हमारे पास 12 लोगों की नोटिस है। तो ये यहाँ पे जो झोल दिख रहा है कि अधिकारी और महापौर के बीच में कोई तालमेल और दोनों की नोटिस के जो संख्या वो अलग अलग बताई जा रही है। कहीं ना कहीं हमें इसमें झोल लग रहा है। दूसरा, यहाँ पे 4 बार हो चुका है आप लोग का, 4 बार लगभग ज्ञापन दे चुके हैं। तो आज हमारी इसी विषय पे मांग है कि जल्द से जल्द, इससे पूर्व भी जब इन्होंने महापौर जी से मिला है, निगम आयुक्त जी से मिला है, तो वहाँ पे कहा गया कि निगम की माली हालत ठीक नहीं है। उस माली हालत को देखते हुए इन्होंने ये तक के कर डाला, व्यापारियों ने ये डिसीजन लिया कि हम उस दुकानों का पैसा देंगे। ये स्थिति होने के बाद भी निगम प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह के नेतृत्व में नगर निगम पहुंचे व्यापारियों ने महापौर और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं नगर निगम परिसर में सभी धरने पर बैठ गए। इस मामले को लेकर उन्होंने उपायुक्त सुदेश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिस पर उपायुक्त ने कहा कि जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर आवंटन किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम के उपायुक्त ने कहा कि वहाँ 24 दुकानें निर्मित हैं और 24 फुटकर व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया है। कमला कॉलेज की दुकानों का है जहाँ पे 24 दुकानें निर्मित हैं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत। इसमें कार्रवाई चल रही है। इनके पहले भी ये लोग आए थे, उसमें बताया गया शासकीय काम के अंतर्गत ये सारी कार्रवाई हो रही है। और जो भी है जिनके भी आवेदन है जिनको उनकी नोटिस पहले पूर्व में दिया गया है धारा 322 के अंतर्गत, उनको इस संबंध में विचार किया जा रहा है और संबंधित फाइल पुटअप हो रही है। अति शीघ्र प्रयास है कि अति शीघ्र दुकानों को जो पात्रता रखते हैं उनको अति शीघ्र दुकान अलॉट हो जाए। सर, कितने दुकानदारों को नोटिस दिया था? इसमें टोटल 24 लोग वहाँ दुकान बनी है और अपने पास जो नोटिस है वो जो लगभग 24 ही है। तो वो उसका परीक्षण चल रहा था और उसके साथ में कुछ एविडेंस और हम लोग लगे थे कि वो फोटोग्राफ्स और मिल जाएगा। तो कुछ फोटोग्राफ्स भी मिले हैं जो इनके पक्ष में जाए। तो जो भी पीड़ित लोग हैं जिनकी दुकान हटाई गई वो यथाशीघ्र उनको दुकान अलॉट हो जाएगी। कमला कॉलेज क्षेत्र में बने दुकानों में अब तक शटर नहीं लगाया गया है। यहाँ विगत 5 वर्षों से ठेले खोमचे में व्यापार कर रहे लोगों को ही इन दुकानों को बनाकर आवंटित किया जाना था।
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बनी इन दुकानों के आवंटन के लिए यहाँ के फुटकर व्यापारियों को उनके ठेले खोमचे हटाने के बाद नोटिस भी जारी किया गया। इस नोटिस के आधार पर ही उन्हें स्वावलंबन योजना की दुकानों का आवंटन किया जाना है, लेकिन अब तक दुकानों के आवंटन नहीं होने से क्षेत्र के लोग बेरोजगार हैं, जिससे उन्हें अपनी जीविका चलाने में आर्थिक समस्या उत्पन्न हो रही है। यहाँ के व्यापारी चाहते हैं कि अगर उन्हें दुकान का आवंटन शीघ्र कर दिया जाए तो वह अपने खर्च पर दुकान में शटर भी लगा लेंगे, लेकिन नगर निगम के द्वारा की जा रही सुस्त कार्रवाई के चलते अब तक यहाँ के फुटकर व्यापारियों को इन दुकानों का आवंटन नहीं किया जा सका है। कई बार आवेदन निवेदन कर थक चुके फुटकर व्यापारियों ने अब राजनीतिक सहारा लिया है और इस मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ ज्ञापन देकर 10 दिवस का अल्टीमेटम देकर हड़ताल एवं चक्का जाम की चेतावनी दी है। मरोदा टैंक ओवरब्रिज के पास राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन एवं श्री कृष्ण समाज कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में निरीक्षण किया गया, जिसमें दिहाड़ी मजदूरों की समस्याएं शामिल थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन के महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गीतेश्वरी बघेल, जिला प्रभारी केशवराम चंद्राकर, नीलमणि देवांगन, कानूनी सलाहकार सदस्य कविदास बघेल एवं श्री कृष्ण समाज कल्याण समिति के उपाध्यक्ष गौतम कुमार शामिल थे। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सुबह 7 बजे से 10 बजे प्रतिदिन मरोदा टैंक ओवरब्रिज के पास दुर्ग पाटन रोड में रोजगार हेतु दिहाड़ी मजदूरों की अत्यंत भीड़ रहती है, जिससे सड़क यातायात में व्यवधान उत्पन्न होता है और संभावित सड़क दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। दुर्ग पाटन मरोदा टैंक में नवनिर्मित यात्री प्रतीक्षालय के पास गोबर का ढेर है। संभवतः स्थानीय पशुपालकों के द्वारा गोबर फेंका गया है। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि नगर पालिका निगम रिसाली द्वारा नवनिर्मित अमृत मिशन हेतु बनाया गया पानी टैंक के परिसर में बरसात के पानी का भराव था, निकासी का कोई मार्ग नहीं था। निरीक्षण के दौरान कुछ महिला दिहाड़ी मजदूरों से उनकी समस्याओं पर बातचीत की गई। महिला दिहाड़ी मजदूरों के कहे अनुसार उनके समक्ष रोजगार की समस्या है, उन्हें उचित काम नहीं मिलता। एंड्रॉइड फोन न होने की स्थिति में उनके बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाती। कॉपी पुस्तकों की व्यवस्था भी नहीं है। रोजगार के लिए खड़े मजदूरों के लिए उचित जगह नहीं है, इसलिए ओवरब्रिज के पास खड़ा होना पड़ता है। हम लोग क्या है, राष्ट्रीय मानव सेवा वाले हैं। यहाँ पर जो दिहाड़ी मजदूर लोग यहाँ इकट्ठा होकर राष्ट्रीय राज्य मार्ग उतई से दुर्ग रोड के ओवर ब्रिज के नीचे यहाँ पर बहुत सारे मजदूर एकत्रित रहते हैं और रोड में दोनों तरफ से आवागमन का मेन रास्ता है और इधर प्यारकी और मरोदा गेट दोनों तरफ से जाने का रास्ता है और यहाँ पर मानव सुरक्षा, सड़क सुरक्षा का कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। घटना को रोकने के लिए हम सरकार को, शासन प्रशासन को आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इसे ध्यान दें। ओवरब्रिज के नीचे में जो दिहाड़ी मजदूर है उनका निरंतर भीड़ बना रहता है, जिससे आवक जावक में दुर्घटना होने की अत्यंत संभावना बढ़ जाती है। मैं शासन से मांग करती हूँ कि यहाँ पर एक ब्रेकर का निर्माण किया जाए और इनके लिए कम से कम रुकने की व्यवस्था के लिए एक ओवरब्रिज के नीचे स्थान दिया जाए। प्रशासन से हमसे यही मांग है कि जो पहले जो ब्रिज के नीचे मजदूर इकट्ठा हुआ करते थे उसी जगह में भेजा जाए और यहाँ पे देखिए पुलिस प्रशासन के द्वारा जो बैरियर लगाया गया था दोनों तरफ उसको भी हटा दिया गया है। इससे क्या दुर्घटनाएं कभी आशंका कम होती है। उससे भी अनुरोध है कि यहाँ पे बैरियर लगाया जाए, ब्रेकर बनाया जाए ताकि मजदूरों का अभी ट्रक न हो सके। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भवानी बहादुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई जनहित के मुद्दों को उठाया और केंद्र सरकार सहित पूर्व की रमन सरकार को घेरा। पूर्व सांसद स्वर्गीय शिवेंद्र बहादुर सिंह और पूर्व महिला बाल विकास मंत्री स्वर्गीय गीता देवी सिंह के पुत्र वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भवानी बहादुर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जनहित के मुद्दों को उठाया। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूर्व की रमन सरकार और वर्तमान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने पूर्व की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनांदगांव जिले में उद्योग की पहचान रही बीएनसी मिल का जीर्णोद्धार नहीं कर मिल की आरक्षित भूमि को कौड़ियों के दाम बेच दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर सांसद चाहे तो उचित पहल कर रिक्त भूमि का किसी न किसी रूप में जीर्णोद्धार करा सकते हैं। वही किसानों के मुद्दे को लेकर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सोयाबीन के प्रमाणित बीज की सप्लाई बंद होने के कारण दोगुनी दर पर बीज खरीदने मजबूर है। लगभग 5,000 प्रति क्विंटल की दर पर मिलने वाला प्रमाणित बीज के स्थान पर किसानों को बाजार से 10,000 प्रति क्विंटल की दर पर बीज खरीदना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने राजनांदगांव जिले के छुई खदान क्षेत्र के दनिया मार्ग को लेकर कहा कि भू अर्जन प्रक्रिया के पूर्व
छुई खदान दनिया मार्ग का निर्माण प्रारंभ होना अपने आप में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए किसानों के साथ अन्याय किया गया। उन्होंने कहा कि एडीपी प्रोजेक्ट के तहत जिले में चल रहे निर्माण कार्य के भौतिक सत्यापन हेतु जिला प्रशासन की ओर से समिति का गठन कर निर्माण कार्य की समीक्षा होनी चाहिए। पहली बात, सबसे पहले एक मुद्दा जो है, जो एडीबी का जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है छुईगदान से दनिया, जो उसमें जो जितना जो काम चल रहा है वो किसानों को जो मुआवजा नहीं मिल रहा है, वो मुआवजा के लिए मैंने आवाज़ उठाई है। दूसरा मुद्दा जो मैंने उठाया है कि राजनांदगांव जिले में, राजनांदगांव पूरे लोकसभा में कोई बेरोजगार मतलब रोजगार का योजना नहीं है। जो बीएनसी मिल जो था, जो राजनांदगांव की जो पहचान थी, अगर उसको वापस कोई किसी प्रकार से अगर उसको वापस स्थापित किया जाए और एक रोजगार का गारंटी चालू किया जाए, तो उसके लिए उठाया। तीसरा मैंने मुद्दा उठाया है किसानों का, एक तो सोयाबीन हम लोगों को नहीं मिल रहा है और सेंटर सोयाबीन दे नहीं रहा है, और अभी जो सोयाबीन हम लोगों को जो खरीदी जो कर रहे हैं वो 10,000 रुपये क्विंटल हो रहा है। बिक्री के टाइम पे हम उतना नहीं कमा सकते। अभी के डीजल और जो क्या कहते हैं खाद का जो रेट बढ़ गया है, उतना तो हमको पैसा नहीं मिलने वाला। दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा है कि अभी तक हम लोग किसान को इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला है, सोयाबीन का नहीं मिला है, धान का नहीं मिला है, चना का नहीं मिला। और मैंने कहा धन्यवाद दूंगा भूपेश बघेल जी को कि उन्होंने एटलीस्ट हमारा धान खरीदा और बोनस दिया, उसी के बदौलत आज हम लोग किसानी कर पा रहे हैं। चौथा मेरा जो मुद्दा है वो जो है, जो समूह का, जिसको मैंने आपको बताया, जो उन समूह के साथ अन्याय हुआ है, उस पर मैं निवेदन करूंगा सरकार को कि उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बैठाएं और जांच करें और दोषी को बंद करें। एडवेंचर स्पोर्ट्स को और एक एडवेंचर स्पोर्ट्स जो बना है डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी के पीछे, उसमें कमेटी बनी है और अभी तक कमेटी ने कंप्लीट नहीं करी है इंक्वायरी। मतलब उसमें क्या हुआ है अभी तक किसी को कुछ नहीं मालूम। चौथा था खरकाटोला रोड बोर तालाब का, कलेक्टर महोदय जी ने उसका सैंक्शन बोला कि उसमें कार्रवाई वो करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भवानी बहादुर ने नक्सल प्रभावित वनांचल आदिवासी क्षेत्र के जर्जर सड़कों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम खरखा टोला तक 7 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण अतिरिक्त राशि की स्वीकृति के इंतजार में ठेकेदार द्वारा नहीं कराया जा रहा है। वहीं डोंगरगढ़ क्षेत्र में एडवेंचर स्पोर्ट्स के मामले को उठाते हुए उन्होंने कहा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाम पर 1 करोड़ की राशि का बंदरबाट भाजपा शासन में हुआ है और उच्च अधिकारियों द्वारा जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। उन्होंने क्षेत्र में महिला समूह के साथ धोखाधड़ी के मामले को लेकर कहा कि अनेक योजनाओं के माध्यम से रोजगार के लिए 0% ब्याज दर पर लाखों रुपए महिला समूह को उपलब्ध कराया जा रहा है, किंतु इनमें से अधिकांश महिला समूह के साथ विभाग प्रभारियों द्वारा राशि के लेन देन के समय भारी पैमाने में लूट खसोट की जाती है। डौंडी ब्लॉक में स्व सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण इलाकों की महिलाओं ने आम का अचार बनाने का काम शुरू कर दिया है। कोरोना काल में महिलाओं के लिए आय का जरिया बन गया है। उनके द्वारा अभी तक 12,000 किलोग्राम अचार तैयार कर लिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा उनके द्वारा बनाए गए अचार को बिक्री करने की योजना भी बनाई गई है। अचार का निर्माण कर रही ये महिलाएं 3 स्व सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाएं हैं, जो कि क्षेत्र में उपलब्ध कच्चे आमों से अचार बनाने का काम कर रही हैं। अभी तक इन महिलाओं के द्वारा लगभग 12,000 किलोग्राम अचार का निर्माण किया जा चुका है और 20,000 किलो अचार निर्माण इनका लक्ष्य है। अचार बनाने के लिए महिलाएं अलग अलग काम की जिम्मेदारी निभा रही हैं। कुछ महिलाएं आम काट रही हैं तो कुछ मसाला मिलाने का काम कर रही हैं। इसी के साथ ही साथ इसे डिब्बे में पैकिंग करने का भी काम किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा इन्हें इस काम में पूरी तरह मदद की जा रही है। इन्हें अचार बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही प्रशासन द्वारा बालोद बाजार ब्रांड डेवलप किया गया है, जिसके माध्यम से इसकी बिक्री की जाएगी। बताया गया है कि शिक्षा विभाग से इन्हें डिमांड मिली है। मध्याह्न भोजन में इनके द्वारा बनाए अचार का उपयोग किया जाएगा। हमला एकर से फायदा है कि हमला एक आत्मनिर्भरता के रूप में काम करेंगे, जिसका महिला सशक्तिकरण जो है वो उभर के आगे। और 2 हफ्ता पहले हमारा काम मिली ये जिला प्रशासन द्वारा, तो सब महिला मन मना 21 से 31 महिला मन मिल के काम ला करत हन। और ये अचार ला कहाँ बेचे पैसा ले हो? ये अचार है तभी हमारे जिला कलेक्टर द्वारा निर्देशानुसार हुए, तो जिला द्वारा ही मतलब खपत करे बोले तो नहीं चाहिए अभी अचार है।
बालोद ज़िले में यहाँ पे बहुत सारी स्वसहायता समूह की महिलाएं न केवल गोठान में बल्कि अपने विशिष्ट भवनों में गृह उद्योग से जुड़ी हुई है, जिसमें मसाला से जुड़े व्यवसाय कर रही है, खुद मसाला का उत्पादन कर रही हैं, साथ में उसका पैकेजिंग और लाइसेंस के साथ विक्रय किया जा रहा है, मार्केट में उपलब्ध है। अभी जो हम यहाँ पे विज़िट करने आए थे, यहाँ की महिला समूह विशेष रूप से अभी कोरोना का समय था और आम की इस समय उपलब्धता थी, तो इनका आम का अचार का निर्माण चल रहा है और लगभग यहाँ पे 11 से 12,000 किलो आम का अचार का निर्माण कर रही है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट से इसमें डिमांड आई है, मध्याह्न भोजन में अचार जो दिया जाएगा उसमें यहीं से लिया जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा इनके इनकम का एक आय का जरिया बना हुआ है। और भविष्य में पूरे ज़िले में हम कोशिश करेंगे कि अभी चूंकि आम का सीज़न है तो उसको एक सुरक्षित रख सकें और भविष्य में हम 1 लाख किलो तक अचार बनाने की संभावना है, जो ना केवल ओपन मार्केट में सेल किया जाएगा बल्कि जो हमारी शासकीय योजना है उसके अंतर्गत भी इसको दिया जाएगा। बहरहाल इन ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कार्य आय का जरिया बन गया है, वहीं दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी साबित हो रहा है। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।